डॉक्टर चंचल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोटा, क्लास BA सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट हिस्ट्री, पेपर सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आप लोगों का आज का विषय है राजस्थान में किसान आंदोलन, बिजौलिया और बरड़ के विशेष संदर्भ में। बिजौलिया किसान आंदोलन का आप लोग पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको बरड़ के बारे में बताया जाएगा। बरड़ बूंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बूंदी राज्य का एक स्थान था, लेकिन बिजौलिया और बरड़ इन दोनों किसान आंदोलनों में अंतर इतना है कि बरड़ किसान आंदोलन राज्य सरकार के विरुद्ध था, सीधा रियासत के विरुद्ध था, जबकि बिजौलिया ठिकाना के विरुद्ध था। यदि हम इसके कारण देखें कि कारण क्या थे जिसकी वजह से बरड़ या बूंदी के किसानों को परेशानियां हुई और उन्होंने आंदोलन करने की ओर कदम बढ़ाया। बूंदी का जो प्रशासन था वो अकुशल था। आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग थे वो वहाँ पर उत्पन्न हो रहे थे। वो लोग अपनी आपराधिक प्रवृत्तियों को वहाँ अंजाम दे रहे थे, जिसकी वजह से लूट, चोरी, भ्रष्टाचार, इससे सामान्य जनता परेशान थी। राज्य के अधिकारी और कर्मचारी किसानों से राज्य द्वारा ली जाने वाली बेगारों के अलावा अन्य प्रकार के कर और अतिरिक्त आय की प्राप्ति वहाँ से करते थे। राज्य के किसानों से भू राजस्व के अलावा 25 प्रकार की लागें ली जा रही थी। आपने ध्यान होगा बिजौलिया के संदर्भ में था कि 84 प्रकार की लागें उन्हें देनी पड़ती थी। यहाँ 25 प्रकार की लागतें जो थी वो किसानों से ली जा रही थी। राज्य के अधिकारी किसानों को उनका उत्पादन मुफ्त में देने का बाध्य करते थे और व्यापारियों पर अनुचित दबाव डालकर वही उत्पादन कम दामों में बिक्री करवा देते थे। यानी कि बीच में वो दलाली लेते थे और इस तरह से किसान और व्यापारी उन दोनों को ही वो लोग नुकसान करवाते थे। इसके अलावा युद्ध ऋण की वसूली वहाँ से की जाती थी, लेकिन युद्ध ऋण की वसूली किसानों से तभी की जाती थी जब कोई युद्ध हो। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध ऋण 10% करीब लगाया गया, लेकिन ये युद्ध ऋण पूरा होने के पश्चात हटा लिया जाता था। लेकिन राज्य के अधिकारियों ने इसे नहीं हटाया और इसे किसानों से वे लोग लगातार लेते रहे। इधर बूंदी के किसानों को जब यह पता चला कि बिजौलिया आंदोलन किसान आंदोलन चल रहा है और उसमें किसानों को सफलता भी प्राप्त हो रही है, तो वो लोग भी एकत्रित होने लगे। राजस्थान सेवा संघ से वे लोग प्रोत्साहित हुए और उन्होंने अप्रैल 1922 ईस्वी में अपने आंदोलन का प्रारंभ किया। आंदोलन का प्रथम चरण बरड़ किसान आंदोलन की जैसे ही शुरुआत हुई, इस शुरुआत के साथ ही अनेक गांवों में जो कि इस क्षेत्र से संबंधित थे उन गांवों में किसानों की सभाएं होने लगी और उन किसान सभाओं में निर्णय लिए गए। ज़्यादातर निर्णय किस संदर्भ में थे कि खादी के वस्त्रों के प्रयोग पर जोर दिया जाएगा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाएगा। ये वो समय था जबकि असहयोग आंदोलन जो था वो चल रहा था। असहयोग आंदोलन का समय है 1919 से 1922 ईस्वी। तो ऐसे में असहयोग आंदोलन का प्रभाव बरड़ के किसानों पर भी पड़ा और उन्होंने अपने उद्योगों को और अपने स्वयं के विकास को ध्यान में रखते हुए असहयोग संबंधी कार्यक्रमों को इन बैठकों के अंतर्गत लागू करने की कोशिश की। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर जोर दिया गया। महिलाओं को विवाह आदि अवसरों पर अभद्र गीत न गाने के लिए प्रेरित किया जाए, ऐसी मांग रखी गई और साथ ही शराब के सेवन पर को भी तुरंत बंद किया जाए। इधर तो ये बैठकें हो रही थी और उसी समय 1 मई 1922 को बूंदी के राजा ने एक आदेश निकाला और इस आदेश के अनुसार ये कहा गया कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की कोई सभा नहीं की जाएगी। लेकिन किसानों ने इस आदेश की परवाह नहीं की और उन्होंने अपनी सभाएं की। 2 मई 1922 को मोरारी में, 4 और 7 मई को 1922 को डाबी में किसानों की सभाएं हुई। गुड़ा नामक गांव में 28 गांवों के करीब 1000 पुरुष और महिलाएं इस सभा में उपस्थित हुए और इन सभाओं का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि राज्य के किसानों को प्रेरित किया जाए कि वे सरकार को भू राजस्व के अलावा कोई और कर ना दें, राज्य के सभी किसान बेगार ना दें, राज्य के न्यायालय में किसी भी प्रकार का मुकदमा या विवाद दायर ना करें, किसान अपनी शिकायतें या अपने मामले
विवाचक न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत करें। राज्य के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को रिश्वत न दी जाए। राज्य में जब किसानों का असंतोष और ये देखा कि लगातार बैठकें आदेश की अवहेलना करके हो रही हैं, तो उसका मतलब किसान जो हैं वो आक्रामक हो रहे हैं। उनके आंदोलनात्मक रवैये को देखते हुए बूंदी राज्य सरकार ने किसानों की जांच के लिए एक राजस्व अधिकारी को बरड़ जिले में भेजा। इसने 3 सप्ताह तक जिले का दौरा किया, आंदोलनकारी किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर भी सहायक राजस्व अधिकारी ने इतना निर्णय लिया कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है, युद्ध कर, बेगार, उनका उत्पीड़न, यह मुख्य समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बाद ही कि राज्य के किसान निरंतर सभाएं करते रहे और उन्होंने कभी भी किसी अधिकारी और कर्मचारी को इन सभाओं में प्रवेश नहीं करने दिया। सभाओं में भाग लेने वाली महिलाओं को लाठी लेकर उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया, ताकि यदि पुलिस या कोई भी कार्रवाई होती है तो महिलाएं आगे रहें, क्योंकि महिलाओं पर अटैक नहीं किया जाएगा। हिचकिचाएंगे तो ऐसे में महिलाओं को हमेशा उन्होंने अपनी सुरक्षा प्रहरी के रूप में प्रयोग किया। अब ऐसे में जब किसान द्वारा लगातार सरकारी आदेश की अवहेलना हो रही थी, तो राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई सरकार ने करनी शुरू कर दी। मई 1922 ईस्वी में बूंदी की राज्य सरकार ने अपने काउंसिल के 2 सदस्य आरबी मदन मोहन लाल और महाराज हरिनाथ सिंह को किसानों की शिकायतों की जांच करने भेजा, और इनके साथ ही एक सैन्य दल भी उनके साथ भेज दिया, जिसमें सेना थी। ये दोनों अधिकारी विभिन्न गांवों में गए, किसानों को सभाएं न करने के राज्यादेश के बारे में बताया, लेकिन किसानों ने इनकी बात नहीं सुनी। 29 मई 1922 को लंबखो नामक स्थान पर किसानों ने एक सभा आयोजित की, और इस सभा में 16 गांवों के लगभग 500 किसान सम्मिलित हुए। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि सभी पुरुष और महिलाएं निमाड़ा गांव की ओर जाएंगी, जहां दोनों उच्चाधिकारियों के साथ सैन्य दल पहले ही पहुंच चुका था। निमाड़ा गांव जाने का तात्पर्य था आमना सामना करना, कि उनके सामने किसान मिलकर अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। इस किसान सभा में ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक परिवार से एक महिला और एक पुरुष इस अभियान में भाग लेंगे। 30 मई को निमाड़ा में किसान महिलाएं और पुरुष एकत्रित हो गए। वहां सभा करने का निश्चय हुआ। करीब 4-5 हजार किसान महिलाएं और पुरुष वहां एकत्रित थे। काउंसिल के दोनों उच्चाधिकारियों ने किसानों की सभा में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। वहां के बनियों को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो किसानों को खाद्य सामग्री नहीं देंगे, लेकिन भूखे रहकर भी किसानों ने सफलतापूर्वक सभा आयोजित कर ली। राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा संघ के एक कार्यकर्ता बिजौलिया के भंवरलाल सोनार को बंदी बना लिया, लेकिन किसानों ने भंवरलाल सोनार को मुक्त करवा लिया। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इस समय में जब विजय सिंह पथिक ने फिर बूंदी के राजा से निवेदन किया और किसानों की न्यायोचित मांगों को स्वीकार कर समस्या का शीघ्र समाधान करने की बात कही। किसानों ने संपूर्ण क्षेत्र में अपनी अपनी पंचायतें बना ली। इन पंचायतों के मुख्य केंद्र थे डाबी, बरड़, बरुंधन, निमाड़ा और गरडा। पंचायतों की प्रत्येक सप्ताह बैठक होती थी। बैठक का प्रत्येक सदस्य पवित्र गंगा के नाम पर शपथ लेता था कि वह पंचायत के उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहेगा। पंचायतों की इन बैठकों में पुलिस का प्रवेश निषेध था। राज्य कर्मचारियों को भी उसमें नहीं आने दिया जाता था। लाठी लेकर लोग आते थे और बैठक में महिलाओं को इस तरह से बिठाया जाता था कि वो चारों तरफ से पुरुषों को कवर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अगर राज्य अधिकारी या पुलिस उन पर आक्रमण करे, सेना इत्यादि, तो महिलाओं का सामना पहले हो और महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप उन पर लगाया जा सके। 4 जून 1922 को जब डाबी में किसान पंचायत की साप्ताहिक बैठक चल रही थी, तो सरकार की काउंसिल के दोनों सदस्य अपने सैन्य दल के साथ वहां पहुंचे और किसानों ने उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया, और गांव वालों ने इन अधिकारियों के घोड़े घुड़सवार सैनिकों के घोड़ों के लिए घास देने से मना कर दिया। सरकारी दल ने अधिक दाम का लालच भी दिया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें उनकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं की। अतः सरकारी दल ने डाबी के 18 आंदोलनकारी किसानों को बंदी बनाकर बूंदी की जेल में भेज दिया, और उन्होंने आसपास के गांव में यह आदेश प्रसारित किया कि यदि कोई बैठक करेगा तो वो बंदी बना लिया जाएगा। अपनी तरह से इन्होंने कानून और व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की,
और 13 जून 1922 को सरकारी दल की एक टुकड़ी ने राजपुरा, नरौली, लंबाको से 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब वे लोग इन बंदियों को लेकर डाबी के अपने शिविर में जा रहे थे तो 300 महिलाओं ने गणेशपुरा नामक गांव में इन बंदियों को मुक्त कराने के लिए सरकारी टुकड़ी को घेर लिया। और सरकारी टुकड़ी ने हालांकि भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। 14 महिलाएं जख्मी हुई। राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी और सत्या भगत को घटना की जांच के लिए भेजा और उन्होंने राजस्थान सेवा संघ को सूचित किया कि किसानों की स्थिति दयनीय है और बेगार प्रथा के कारण वो अत्यंत परेशान है। नागरिक अधिकार जैसी कोई भी बात वहाँ नहीं है। इन जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सेवा संघ ने बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें बूंदी की आंदोलनकारी महिलाओं पर राज्य की पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन था। बूंदी में किसान आंदोलन चरम पर था। राजस्थान सेवा संघ और फिर हाड़ौती के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ने हस्तक्षेप किया। बिजौलिया के किसान आंदोलन में किसानों से हुए समझौते की सूचना जब यहाँ प्राप्त हुई तो बूंदी में भी ये माना गया कि कुछ रियायतों की घोषणा की जानी चाहिए और बूंदी के राजा ने कुछ रियायतें उन्हें दे दी। ये रियायतें भी ज़्यादातर बेगार से संबंधित थीं, जैसे नाइयों को जो बेगार देनी होती थी नाजिम के मालिश करने और धोती धोने के लिए, वो बंद कर दी गई। राजकीय भवनों की रोशनी की व्यवस्था उन पर लागू रहने दी गई। राजकीय भवनों की लिपाई पुताई उन पर लागू रहने दी गई। और इसके अलावा बढ़ई को राज्य कर्मचारियों के लिए मुफ्त लकड़ी की कटाई वो बंद कर दी गई। साथ ही राज्य के घोड़ों और बैलों के लिए अनाज की दलाई पिसाई जो की जाती थी वो भी बंद कर दी गई। इस तरह से अनेक कार्य जो थे वो बेगार के बंद किए गए, जैसे किसानों से गाड़ियाँ और बैल बेगार में नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये माना गया कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि इन किसानों को देनी ही पड़ेंगी, उनका वर्णन इसमें था कि पेटियां देकर अथवा मजदूरी देकर बेगार लेने पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन यही था कि कोई भी राज्य अधिकारी कभी भी पैसा नहीं देता था। किसानों की अन्य शिकायतों के बारे में सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जांच आयोग पर द्वारा विचार कर सिफारिश करने पर के बाद ही आदेश प्रसारित किए जाएंगे। इस तरह से यह आदेश या रियायतें जो थी वो दी गई। राजस्थान सेवा संघ के निर्देशानुसार बर्ड के किसानों ने उपयुक्त रियायतों को ठुकरा दिया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों को नहीं माना और सभाएं करना जारी रखा। लगातार उनकी सभाएं जो थी वो होती रहीं और उन्होंने 17 साथियों को रिहा करने की बात कही। 14 जुलाई 1922 को लोईचा में सभा हुई। 28 जुलाई 1922 को मंदारी माता जी के मंदिर में सभा हुई और इसके अलावा 28 जुलाई 1922 को डाबी में, 3 अगस्त 1922 को गढ़ला में सभा हुई और इस तरह से लगातार सभाएं होती रहीं। किसानों ने राज्य सरकार को कर देने से मना कर दिया तो मोदी सरकार ने निमाड़ा और गढ़ला की ओर पुलिस दल भेज दिया। अगस्त 1922 में बूंदी राजा के आग्रह पर हाड़ौती और टोंक के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ने बरड़ जिले का दौरा किया। गांव के प्रतिनिधियों से उन्होंने बात की और अपनी शिकायतों का एक अभिवादन जो था या अपना एक मांग पत्र जो था वो किसानों ने इस हाड़ौती ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को सौंप दिया। इसके पश्चात पॉलिटिकल एजेंट ने बूंदी के राजा से बंदी लोगों को छोड़ने की, जमानत पर रिहा करने की बात कही और उसके बाद वो चला गया। बूंदी राजा ने वर्धा से प्रकाशित राजस्थान केसरी, अजमेर से प्रकाशित नवीन राजस्थान और कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्रों को बूंदी में प्रवेश पर रोक लगा दी, क्योंकि इन समाचार पत्रों में विस्तृत तरीके से बरड़ के किसान आंदोलन को छापा जा रहा था। तो ऐसे में बूंदी राजा को यह डर था कि उस पर बाहर से प्रेशर ना पड़ जाए। अब बूंदी के राजा ने इकरम हुसैन को वहाँ भेजा। इकरम हुसैन की किसानों की शिकायतों पर विचार कर उन्हें कुछ रियायत देने की बात भी बूंदी के राजा ने कही और साथ ही ये कहा कि प्रत्येक गांव से 2 किसान आकर बूंदी के राजा से मिले। सरकार की ओर से बार बार किसानों को अपनी शिकायतों का अभिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन किसानों ने ये कहा कि जब तक उनके साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा वे कोई भी बात नहीं स्वीकार करेंगे। अक्टूबर 1922 तक यह किसान आंदोलन बरड़ से खेराड़ तक पहुंच गया। बरुंधन निजामत के लोगों ने सरकार द्वारा आरक्षित चारागाहों पर अपने पशु चराने आरंभ कर दिए और
ये कहा कि वे जब तक ऐसा करेंगे तब तक उनकी शिकायतों का निवारण नहीं होता। 2 नवंबर 1922 को गोपालपुरा में किसानों ने एक सभा आयोजित की और यही राजस्थान सेवा संघ के एक कार्यकर्ता हरिजी ब्रह्मचारी ने किसानों को सलाह दी कि सभी लोग अपने पारस्परिक विवाद विधि न्यायालयों में ले जाने की बजाय अपनी पंचायतों के पास ले जाएं। 7 नवंबर 1922 को अमली गुहा में सभा हुई और इसमें निर्णय लिया गया कि राज्य के अधिकारी अगर पैसा भी दें तो भी उनका बहिष्कार होना है, उनके लिए किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना। राजस्थान सेवा संघ के एक कार्यकर्ता नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 14 नवंबर 1922 को चित्तौड़गढ़ की सभा में पंडित नैनूराम शर्मा को बंदी बना लिया, जो कि राजस्थान सेवा संघ के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। दिसंबर 1922 में किसानों की बैठकें होती रहीं और इन बैठकों में सरकार से असहयोग करने, विधि न्यायालयों का बहिष्कार करने, जेल में दी जाने वाली सभी प्रकार की यातनाएं सहन करने और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देने का संकल्प लिया गया। 19 दिसंबर 1922 को विजय सिंह पथिक ने बरड़ और कुंज पंचायतों को सलाह दी कि प्रत्येक 8वें दिन अपनी पंचायत की बैठकें बुलाएं और पंचायत का खर्चा चलाने के लिए और अपनी शिकायतें लेकर बूंदी जाने के लिए प्रत्येक घर से 1 रुपया एकत्रित किया जाए। बूंदी किसान आंदोलन बढ़ता ही जा रहा था, अतः बूंदी सरकार ने 19 दिसंबर 1922 को एक आदेश निकाला और इस आदेश के अनुसार सभी जागीरदारों, माफीदारों और सेठ साहूकारों की जागीरें और संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। इस लिस्ट में वे लोग शामिल थे जो आंदोलनकारियों को सहायता दे रहे थे। जनवरी से मार्च 1923 तक राज्य के किसान आंदोलन को जागीरदार रणवीर सिंह का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ और उसकी जागीर जो थी, इसीलिए बूंदी सरकार ने कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अधीन कर ली। ठाकुर रणवीर सिंह ने किसान आंदोलन को सहयोग देते हुए अपने सहयोगियों के साथ गांवों का दौरा किया, किसानों की सभाओं में भाग लिया। इन सभाओं में उन्हें सम्मानित किया जाता था। ठाकुर रणवीर सिंह ने तीरथ गांव में लगभग 3000 किसानों की सभा में यह सलाह दी कि वे अपनी पड़त जमीन पर कोई कर अदा ना करें। पड़त जमीन का मतलब है जिस पर खेती नहीं की जाती। 13 मार्च 1923 को पराना गांव में हुई किसान सभा में निर्णय लिया गया कि सरकार की ओर से शिकायतों की जांच के लिए जो भी राज्य अधिकारी गांव आएंगे उनसे मिलने कोई व्यक्ति ना जाए और उन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग ना करे, उनसे सिर्फ पंचायत बात करेगी। 2 अप्रैल 1923 को डाबी में हुई किसान सभा में निर्णय लिया गया कि किसी भी प्रकार का कर नहीं दिया जाएगा, किसी भी राज्य अधिकारी को खाद्य वस्तुएं नहीं दी जाएंगी और अनाज पर बिना निर्यात शुल्क वसूल किए कोटा को अनाज नहीं भेजा जाएगा। सभाओं को रोकने के लिए बूंदी सरकार ने राज्य की पुलिस भी भेजी, लेकिन किसानों ने पुलिस के आदेशों की परवाह नहीं की। पुलिस ने गोली भी चलाई तो भी लोग घायल हुए, लेकिन किसानों ने सभाएं करना नहीं छोड़ा। इस जो गोलीकांड हुआ उसमें नानक बील और देवलाल गुजर नामक किसानों की मृत्यु हुई। अनेक पुरुष और महिलाएं घायल भी हुए, लेकिन फिर भी कोई कार्य नहीं, मतलब कोई सुधार नहीं हुआ। जब बूंदी नरेश की अत्यधिक आलोचना होने लगी तो एक जांच आयोग की स्थापना हुई और इस जांच आयोग का किसानों ने बहिष्कार कर दिया। जांच आयोग की किसानों की निम्न मांगें स्वीकार नहीं कर रहा था कि निर्दोष व्यक्तियों की हत्या के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए, नीम का खेड़ा के एसएचओ को और माल हाकिम को गांव वालों से मिलने से रोका जाए, घायल व्यक्तियों का परीक्षण एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाए और जांच आयोग का मुख्य आवास पंचायत से सलाह मशवरा करने के बाद तय किया जाए। किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया, लेकिन फिर भी जांच आयोग ने अपनी तरफ से रिपोर्ट बूंदी राजा को दे दी और ये कहा उस जांच आयोग के अंतर्गत कि पुलिस अधीक्षक की जो कार्यवाही थी वो उचित थी। किसानों ने अपनी सभाएं जारी करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने गांवों में पुलिस अधिकारियों को प्रवेश करने का निषेध कर दिया। जून 1923 को बूंदी राज्य की काउंसिल ने बरड़ जिले के प्रशासन हेतु एक विशेष विभाग को गठन किया और इस विभाग को सीधे ही बूंदी राजा के नियंत्रण में रखा गया। इसमें राजस्व और पुलिस सहित समस्त अधिकार हिंडौली के नाजिम मुंशी धनलाल को दिए गए। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिजी ब्रह्मचारी, सत्या भगत, अंजना देवी आदि राजस्थान सेवा संघ के करीब 16 कार्यकर्ताओं को 30 जून 1923 से 2 वर्ष तक के लिए बूंदी में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया, रोक लगा दी गई और बूंदी राजा ने पाटन, गिंडौली और बरड़ जिले के राजस्व में कुछ छूट दे दी
और पड़त भूमि को हटाने का भी आश्वासन दिया कि दस्तावेजों में से हटा दिया जाएगा। अजमेर से प्रकाशित होने वाले तरुण राजस्थान और नवीन भारत नामक समाचार पत्रों पर बूंदी राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया। बूंदी के किसान इनसे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने आंदोलन जारी रखा, लेकिन 1923 के अंत तक यह किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया। बूंदी राज्य ने राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया और इसके बाद ही, लेकिन ये भी था कि तरुण राजस्थान, प्रताप और प्रणवीर पर प्रतिबंध लगाए रखा। 1925 ईस्वी में बूंदी में किसान आंदोलन ने केवल याचिकाएं प्रस्तुत करने का स्वरूप धारण कर लिया। किसानों की ओर से राजा को याचिकाएं प्रस्तुत की जाती और इन याचिकाओं को प्रस्तुत करने के बाद पंडित नैनूराम शर्मा को राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा का अध्यक्ष बनाकर उसका मुख्यावास कोटा रखा गया और बूंदी के किसान प्रतिनिधियों ने राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा से अपनी शिकायतों के निवारण कराने का आग्रह किया। बूंदी के किसान प्रतिनिधियों ने राजस्थान सेवा संघ कोटा को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करते हुए अपनी मांगें रखी। इन मांगों में था बूंदी टकसाल को बंद किया जाए और बूंदी के सिक्कों की विनिमय दर 126 रुपये प्रति सैकड़ा थी, इसलिए राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए, राज्य के वित्त मंत्री धनलाल को बर्खास्त किया जाए और क्योंकि उसके विरुद्ध रिश्वत लेने के आरोप लग चुके हैं। बूंदी की बैलगाड़ियों के बूंदी राज्य के बाहर बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि राज्य में बैलगाड़ियां कम हैं। वर्षा के अभाव में भू राजस्व माफ किया जाए। दूसरों की जमीन किराए पर लेकर खेती करने वालों को तकावी ऋण दिया जाए। तकावी का मतलब होता है अग्रिम ऋण देना, किसी भी खेती करने के लिए अग्रिम ऋण देना जिससे बीज, सिंचाई और बैल इत्यादि की व्यवस्था हो सके। राज्य में घी के अभाव और उसके बढ़ते हुए भावों को रोकने के लिए घी के निर्यात पर रोक लगाई जाए। नैनूराम शर्मा को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकृत किया और ये कहा गया कि यदि नैनूराम शर्मा असफल होंगे तो आंदोलन पुनः शुरू कर दिया जाएगा। 2 जनवरी 1926 को पंडित नैनूराम शर्मा ने बूंदी के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर आग्रह किया कि किसानों द्वारा आंदोलन की राह पकड़ने से पूर्व ही उनकी समस्या का समाधान कर दें। बूंदी राज्य की काउंसिल को भी उन्होंने यह पत्र लिखा, लेकिन उनके पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो उन्होंने बूंदी के उच्चाधिकारियों को लिखा कि यदि आप अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। बूंदी प्रवेश पर चूंकि प्रतिबंध लगाया ही जा चुका था और राजस्थान सेवा संघ अजमेर के मुख्य कार्यकर्ताओं पर 20 फरवरी 1927 से 2 वर्ष के लिए बूंदी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ऐसे में ये कहा गया कि राज्य के बाहरी आंदोलनकारियों से निपटने के लिए राज्य का कानून सक्षम है। यह आदेश वापस ले लिया गया। बूंदी राज्य में बरड़ का किसान आंदोलन राजस्थान सेवा संघ से निर्देशित हो रहा था, लेकिन अब इस राजस्थान सेवा संघ जो था वो बिजौलिया किसान आंदोलन की ओर चला गया और ऐसे में राजस्थान सेवा संघ जो था वो बूंदी के किसान आंदोलन से लगभग समाप्त हो गया। केवल निर्देश ही इनसे प्राप्त होते रहे और इन निर्देशों के फलस्वरूप किसानों को बेगार और करों में रियायतें प्राप्त हुई, लेकिन आंदोलनकारियों का मुख्य ध्येय जो था वो भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करवाना था। इसके पश्चात आगे के आंदोलन के बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।